सर जी क्या बात, खुश रहो खुश रहो। अरे कुछ बच्चे गायब हो गए थे, क्या चक्कर है? कल आए नहीं? कुछ बच्चों ने सोचा सर क्या सोच रहे हैं कि सर ही छुट्टी मार सकते हैं, हम नहीं मार सकते, ऐसा है क्या? ऐसा सोच रहे थे क्या? खैर मैं कल रेंज पढ़ रहा था और रेंज में हमने कुछ तरीके देखे और फिर मैंने रूल टू फाइंड रेंज किया। उसमें मैंने कहा था अगर डोमेन पूरा आर होता है या आर माइनस सम पॉइंट्स होता है तो हम क्या करते हैं, एक्स को वाई की टर्म में फाइंड आउट करते हैं और वाई की वो सभी वैल्यूज, एसी ऑन करो, और y की वो सभी वैल्यूज जिसके लिए x परिभाषित हो यानी x डिफाइंड हो, वो मुझे क्या देगा, रेंज देगा। चेक करो कहां पर है। तो क्वेश्चन लिखे फाइंड द रेंज, अभी आगे पढ़ रहे हैं हम। फाइंड द रेंज, परिसर ज्ञात कीजिए। y इज इक्वल टू x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1। जी स्टूडेंट्स ट्राई दिस वन। y इज इक्वल टू x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1। छुट्टी मत मारा करें, जीवन में कुछ भी करना छुट्टी नहीं मारनी, सबसे बुरी आदत है छुट्टी मारना। देखें, प्रणाम सभी को जितने भी, देखिए डोमेन क्या है, पूरा आर, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होगा, डोमेन पूरा आर है। रेंज क्या होता है, जो आउटपुट आएगा। फंक्शन इज ए मशीन इन विच इनपुट इज कॉल्ड डोमेन एंड आउटपुट इज कॉल्ड रेंज। तो देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या कहा था, डोमेन अगर आर हो या आर माइनस कुछ हो, सम पॉइंट्स हो, तो हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू वाई की फॉर्म में फाइंड आउट करते हैं। एक्स की वैल्यू y की फॉर्म में फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट दिस वन इज क्वाड्रेटिक इन x, बशर्ते y जीरो ना हो। अगर y जीरो नहीं है, अगर y जीरो नहीं है तो ये x में क्वाड्रेटिक हो गया, आप देख पा रहे हो, क्योंकि y जीरो हो गया तो ये x में क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा। और अगर ये x में अब क्वाड्रेटिक है तो x, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। वाई का वह मान जिसके लिए x डिफाइंड हो यानी परिभाषित हो, और जबकि x r में से है, और रियल तब आएगा जब d जीरो या जीरो से बड़ा होगा। तो हम क्या करेंगे, d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। d मतलब बी स्क्वेयर माइनस 4ac, तो 1 माइनस 4y स्क्वेयर का मतलब 1 माइनस 2y, 1 प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और ये देखिए ये क्या आ रहा है, माइनस हाफ एंड हाफ, और हाफ से बड़ा पुट करें तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और आपका आंसर माइनस हाफ से हाफ आ चुका है, देख सकते हैं आप। आपका y जो है वो माइनस हाफ से हाफ आ गया है, और इक्वालिटी है तो ये। मगर एक चीज ध्यान रख लें स्टूडेंट्स, इसमें ये आपने काम तब किया है जब y जीरो नहीं है, जबकि y बराबर जीरो इसी में है। तो एक बार आप चेक करके देख लीजिए, क्या y बराबर जीरो भी आंसर आ सकता है, और y बराबर जीरो अगर पुट कर दोगे तो x बराबर जीरो, मतलब x बराबर जीरो पुट करने पर y जीरो आएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही आपका आंसर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई स्टूडेंट, यही आपका आउटपुट हो गया है, आप देख सकते हैं। तो आपने ये फर्दर y इज इक्वल टू जीरो पे चेक किया, क्या मेरा y बराबर जीरो भी कभी आंसर आ सकता है कि नहीं, क्योंकि ये जो आपने रूल लगाया था, ये जब y जीरो नहीं है तब लगेगा, क्योंकि y जीरो नहीं होगा तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट के लिए d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि d अगर नेगेटिव हो गया तो x की वैल्यूज किसमें चली जाएगी, आयोटा में चली जाएगी, यानी कॉम्प्लेक्स वैल्यूज आ जाएगी।
और डी जो है डोमेन जो है वो, जबकि वो रियल था, मतलब एक्स शुड बी रियल क्वांटिटी। ठीक है ना? सो आप देख सकते हैं क्योंकि एक्स में क्वाड्रेटिक है तो वो ऐसा होगा, डी अगर नेगेटिव हो गया तो एक्स की वैल्यू इमेजिनरी हो जाएगी। तो आप इसी टाइप का मैं एक और क्वेश्चन देता हूं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस टू। ट्राई दिस वन, ट्राई करें ये एक बार, 2 मिनट बाद में ट्राई करता हूं। और ये भी done the question before, answer is closed open interval 0 to 1, the previous one। किस कौन सा किया था पहले? So students, find its range, find its range। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, डोमेन फाइंड आउट कीजिए। और आपको पता है ये बहुपद बटा बहुपद है, और बहुपद बटा बहुपद जो फलन होता है उस फलन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? परिमेय फलन कहते हैं। और परिमेय फलन जो कि बहुपद बटा बहुपद की फॉर्म में होता है, जैसे मान लो ये आ गया, इसको किसी बिंदु पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको केवल किस बिंदु पे प्रॉब्लम है? x बराबर -2 पे। कुछ भी पुट कर लेना बट गलती से -2 मत पुट कर देना, क्योंकि -2 पुट करते ही डिनोमिनेटर यानी नीचे 0 आ जाएगा। एंड एनीथिंग अपॉन 0 इज प्रॉब्लम, किसी के नीचे भी 0 आ जाए वो एक समस्या है। तो वही बात है, मुझे देखना है ये 0 कब है। तो मैंने पुट करके देखा, पुट एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो x क्या आ रहा है? -b प्लस माइनस रूट डी, जो कि b स्क्वेयर माइनस 4ac बटा 2a। और आप देख रहे हो x की वैल्यू कॉम्प्लेक्स में आ रही है, समिश्र संख्या आ रही है। यानी x ये जब 0 कब होगा? समिश्र संख्याओं के लिए 0 होगा, मतलब किसी भी रियल नंबर पे ये 0 नहीं होगा, क्योंकि x की कोई वैल्यू रियल आ ही नहीं रही है सॉल्व करके। अरे द्विघाती समीकरण को सॉल्व इसी तरीके से तो किया जाता है, -b प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। यानी ये x, इसको सॉल्व करने पे ये सॉल्यूशन आ रहा है, मतलब ये पुट करने पर 0 बनेगा। यानी 0 जिन बिंदुओं पे बन रहा है वो रियल संख्या नहीं है, वो इमेजिनरी है। तो इसका डोमेन क्या हो गया? पूरा R। कुछ भी पुट कर दो रियल नंबर में से, नीचे वाला कभी 0 बन ही नहीं रहा, और डिनोमिनेटर में अगर 0 नहीं बन रहा तो आपका आंसर क्या आ गया? डोमेन क्या हो गया स्टूडेंट? पूरा R हो गया है। अगर कोई बच्चा न्यू आया है जिसको ये नहीं पता लगेगा, क्योंकि बीच में अब मैं कल से उन्हें मना कर दूंगा, जब तक नेक्स्ट टॉपिक ना चले तब तक बच्चों को एडमिशन ना दे, क्योंकि बीच में समझ आना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी और इंस्टीट्यूट में पढ़ लिया और बीच में आके समझ आ जाता होगा, इधर नहीं आएगा, इधर नए टॉपिक के साथ ही समझ आएगा। और अगर बीच में आगे आप समझ गए तो टीचर की तौहीन है। तो टीचर ने इतने दिन क्या पढ़ाया कि तुम बीच में आगे समझ गए? तो ये तो ऑब्वियसली बात है। तो देखिए डोमेन पूरा R है। अब इसके रेंज की बात करें, और डोमेन अगर R है या R माइनस कुछ बिंदु है, तो आपको क्या करना होता है? x की वैल्यू y की शक्ल में ज्ञात करनी है, और y के वह मान जिसके लिए x परिभाषित हो वो परिसर दे देता है। तो आपका क्या आएगा आंसर? एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स वाई प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वेयर इंटू वाई माइनस 1 प्लस एक्स इंटू वाई माइनस 1 प्लस 2y माइनस 1 बराबर 0। क्या आप देख पा रहे हो स्टूडेंट? ये x में द्विघाती है अगर y 1 नहीं है तो। अगर y 1 नहीं है तो ये x में द्विघाती है, और x क्या है? पूरा R।
तो कोई भी द्विघाती समीकरण की वैल्यू रियल नंबर में से कब आएगी? जब डी जीरो या जीरो से बड़ा होगा, क्योंकि डी अगर नेगेटिव हो गया तो बात चलेगी कॉम्प्लेक्स में, तो डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। डी क्या है? बी स्क्वेयर माइनस 4a इंटू सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहां से y माइनस वन को बाहर निकाल दीजिए, y माइनस वन माइनस 8y प्लस 4। तो ये क्या बना? y माइनस वन माइनस 7y प्लस 3। तो इन रूट्स को नंबर वाली लाइन पे प्लॉट कर लो। ये 1 है, ये 3/7 है। 1 से बड़ा कुछ पुट करो, मान लो 2 पुट करा, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, और पॉजिटिव गुना नेगेटिव नेगेटिव होता है, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। और जिसको नहीं समझ आए वो पिछले वाले कुछ लेक्चर्स देखें, 3-4 लेक्चर्स। तो आपका आंसर चाहिए 0 या 0 से बड़ा। पॉजिटिव का मतलब 0 या 0 से बड़ा है, पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा। तो 3/7 से 1, तो आपका y क्या आ गया? तो ये 0 या 0 से बड़ा कब होगा? जब y 3/7 और 1 के बीच में होगा। बट अभी 1 में मुझे कंफर्म नहीं है कि 1 है कि नहीं, क्योंकि जब y 1 नहीं था तब मेरा ये आंसर था। क्योंकि y जब 1 नहीं होगा तभी ये द्विघाती होगा। तो जरा देखें y बराबर 1 आंसर आ सकता है कि नहीं मेरा। तो मैं देखना चाहता हूं y आंसर 1 कब आएगा। अगर y 1 है, इसको आपको अलग से चेक करना पड़ेगा, क्या मेरा y 1 हो सकता है कि नहीं। इसको सॉल्व करें। टू बराबर 1 नहीं, अगर y बराबर 1 पुट करते हैं तो कुछ ऐसा होता है कि प्रॉब्लम आ जाती है। इसका मतलब x के किसी भी मान के लिए y 1 नहीं आएगा। तो आपका आंसर बेसिकली ये रह गया, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल रह गया है। देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए इन बातों को, चीज को समझ रहे हो? एडमिशन अभी किसी को नहीं देना है। ओके, तो y 1 नहीं होगा। तो ऐसा है, ध्यान से देखिए चीज को। तो देखिए अगला अगला क्वेश्चन निकालें। फाइंड डोमेन एंड रेंज। y इज इक्वल टू लॉग बेस e 3x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 5। ट्राई दिस वन, 3x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 5। ट्राई करें। दिमाग को सोचने के लिए, कोई पेपर में बिल्कुल वैसा क्वेश्चन दिख जाएगा अब ऐसी गारंटी नहीं होती है। और सेकंड ग्रेड वाले तो और अच्छी तरह पढ़ें। कहीं सेकंड ग्रेड वाले सोचें कि आईएम में ग्रेजुएशन अच्छी है तो फर्स्ट ग्रेड को तो आईएम में ही जाना चाहिए। अरे अभी तो 11-12 ही तो मुश्किल है। अब तो 11-12 का ही तो पार्ट है, ग्रेजुएशन तो एकदम हो जाएगी आसान सी, उसके पास ज्यादा ऑप्शन ही नहीं है देने के लिए। वेटिंग रूम में इनको नहीं लेना।
x बिलोंग्स टू r एक बच्चे ने कहा है। देखिए लॉग के अंदर डोमेन की बात है तो लॉग के अंदर वाली क्वांटिटी हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो मैं देखना चाहता हूं ये 0 से बड़ा कब है। द्विघाती समीकरण है, ये इस टाइप का होता है। अगर इसके 2 रूट हुए तो ऐसा, इसका 1 रूट हुआ तो ऐसा, कल किया था जैसा, इसका कोई रियल रूट नहीं हुआ तो ऐसा। और इस केस में हमेशा द्विघाती समीकरण 0 से बड़ा है। इसमें एक बिंदु पर 0 है, बाकी 0 से बड़ा है। इसमें 2 बिंदुओं पे 0 है, कई बिंदुओं पे नेगेटिव है, कुछ में पॉजिटिव है। देखते हैं क्या होता है। यानी इसका डी निकालें। डी इसका सॉल्यूशन क्या है? -b प्लस माइनस रूट डी, बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। और आप देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हो डी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। क्या आप देख पा रहे हो स्टूडेंट की डी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है? डी की वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब क्या है? कोई वास्तविक मूल नहीं है, यानी वास्तविक रेखा को ग्राफ ने एक बार भी नहीं काटा। कोई वास्तविक मूल नहीं है, यानी वास्तविक रेखा को ग्राफ ने एक बार भी नहीं काटा, मतलब फंक्शन हमेशा 0 से बड़ा है। यानी यहां पर कोई भी एक्स पुट कर लीजिए, ये हमेशा 0 से बड़ा ही देगा। कुछ भी पुट कर लो, -2 पुट करके देख लो, 3 गुना -2 का स्क्वायर, 3 और 4 12, आगे प्लस प्लस होता जाएगा। कुछ भी पुट कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 पुट कर ले तो 25 या 125, -5 पुट करेंगे तो ये तो 20 ही रहेगा। तो जो भी है, तो d लेस देन 0, इसका मतलब डोमेन जो है पूरा R है। आप चीज समझ रहे हैं? क्योंकि द्विघाती समीकरण में d नेगेटिव होता है तो पूरा द्विघाती समीकरण हमेशा x एक्सिस के ऊपर रहेगा। x एक्सिस के ऊपर रहेगा मतलब ये पूरा द्विघाती समीकरण हमेशा 0 से बड़ा रहेगा हर x के लिए। हर x के लिए 0 से बड़ा रहेगा, ऐसा है। अब बात आती है आगे, डोमेन तो पूरा R हो गया, और डोमेन इतना घना हो तो आप रेंज में क्या करते हैं? रेंज में क्या करते हैं? x की वैल्यू y की शक्ल में ज्ञात कर लेते हैं, इज इक्वल टू e की पावर y, 3x स्क्वेयर माइनस 4x 5 माइनस e रेज़ टू पावर y बराबर 0। तो ये द्विघाती समीकरण है। और अगर डोमेन पूरा R है तो x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? यहां पर d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर d हमेशा 0 से बड़ा होगा इस समीकरण का, तभी x की वैल्यू एक रियल नंबर आने वाली है। x की वैल्यू रियल नंबर आने वाले मतलब बी स्क्वेयर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर d नेगेटिव हो गया तो वो तो कॉम्प्लेक्स में चली जाएगी, जबकि डोमेन पूरा R है। तो यहां से 4 कॉमन निकाल दिया, तो ये क्या बना? 11 उधर गया, e की पावर y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11/3। जो बड़ा, दोनों साइड लॉग ले लिया, और लॉग बेस e इंक्रीजिंग होता है, तो जो बड़ा है अभी भी वही बड़ा रह जाएगा। और क्योंकि ये संतत फलन है तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? तो ऐसे होता है ये क्वेश्चन, ये इसका रेंज आ जाता है। y इससे बड़ा बड़ा है, मेथड नंबर 2 देखें जो पढ़ चुका है। मेथड नंबर 2, अगर मैं मेथड नंबर 2 की बात करूं स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि लॉग बेस ई जो है वो एक वर्धमान फलन है? लॉग बेस ई एक वर्धमान फलन है।
ये पक्की बात है? क्या ये पक्की बात है? log बेस ई एक वर्धमान फलन है, और अगर कोई फलन वर्धमान होता है तो सबसे छोटा पुट करके सबसे छोटा आंसर, बड़ा पुट करने पर बड़ा आंसर। वर्धमान का ये वर्धमान इस चीज को फॉलो करता है। सो आप देखिए, अब लॉग के अंदर जब सबसे छोटी चीज जाएगी तो सबसे छोटा आंसर, सबसे बड़ी चीज जाएगी तो सबसे बड़ा आंसर। और यह है एक द्विघाती समीकरण। यह द्विघाती समीकरण है। यहां से पता लगा इसका कोई रूट नहीं है, कुछ ऐसा। तो द्विघाती समीकरण जो है सबसे छोटा ये होगा, और सबसे बड़ी वैल्यू इसकी क्या होगी? अनंत। सो आप देखिए सबसे छोटा क्या होगा? -d/4a मान आएगा। जब आप ये पुट करोगे तो आपका सबसे छोटा मान आएगा। आप x को कुछ भी पुट करते रहो, लॉग के अंदर x नहीं जा रहा, लॉग के अंदर 3x² - 4x + 5 ऑपरेट हो रहा है, और ये सबसे छोटा मान इसका है -d/4a। तो सबसे छोटा मान क्या है? तो -d/4a। व्हाट इज -d/4a? -b² क्या है? -4ac अपॉन 4a। 16 - 60 -44 44 अपॉन 4 × 3 11/3। तो ये जो द्विघाती समीकरण है इसकी मिनिमम वैल्यू है 11/3, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू है जैसे जैसे x इंफिनिटी को जाएगा ये इंफिनिटी को जाएगा। और लॉग जो होता है संतत भी होता है, यानी सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू पता लग जाए उसके बीच की सारी वैल्यू तो लेता जाएगा, क्योंकि वर्धमान भी है। सबसे छोटा पुट करने पे सबसे छोटा आंसर, सबसे बड़ा पुट करने पे सबसे बड़ा आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाना था? इसका आंसर आ जाना था log बेस e -d/4a, कॉमा सबसे बड़ी वैल्यू ऐसा, और ये है log 11/3, जो कि क्या आ गया आपका आंसर? log 11/3, और ये इंफिनिटी, ऐसा कुछ। सो ये आपका क्या आ जाना था? रेंज आ जाना था, अगर आप ज्यादा ही मैथमेटिकली सोचने की कोशिश करते तो। अगर आप सोचने के लिए आप अपने आप को खुला छोड़ देते। कौन कौन परमिशन मांग? ऐसा कुछ। चलो एक बार सबको एडमिट कर लेते, पता नहीं 2-3 बच्चे बाहर के हैं, तुम में से कोई लिंक भेज देता होगा तो भी डराई दें थोड़ा। जिन बच्चों को अभी मैंने एडमिट कर लिया है, जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, ये बीच में समझ नहीं आएगा, और हमारे यहां से जब तक हम एडमिट ना करें वो एडमिट नहीं होता है, ठीक है ना? ये तो मैंने वैसे ही, अभी कोई और स्टाफ आएगा तो अभी वो फिर हटा देगा। अभी वो गए थे तो मैंने कहा एक बार एडमिट कर लूं। तो कुछ ऐसा आप देख सकते हैं दोनों मेथड कि मैंने आखिर क्या किया है। चीज को समझने की कोशिश कीजिए दोनों तरीके से। एक तो वही जो वेल नोन प्रोसेस है हमारा वो किया, और दूसरा थोड़ा दिमाग लगाया। लॉ अगर कोई पता लग जाए कि कोई वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन का मतलब है जितना छोटा इनपुट होगा उतना ही छोटा आउटपुट, और जितना बड़ा संख्या पुट करेंगे उतना ही बड़ा आंसर आ जाएगा। और लॉग एक संतत फलन होता है, लगातार सारी वैल्यू लेता हुआ जाता है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू देखनी थी। और इस फलन की सबसे छोटी वैल्यू होती है -d/4a, कल जैसे मैंने आर्टिकल प्रूव कराया था। और इस फलन की सबसे बड़ी वैल्यू होगी अनंत पे, जब x इंफिनिटी पुट करेंगे। तो ये रहा। दोनों में से किसी भी तरीके से आप देख सकते हो। इसको थोड़ा जल्दी करा सकते थे, उसमें थोड़ा टाइम लगना था। देखे ध्यान से।
अगर ये कर लिया है तो जरा एक बार तुम्हारी टेस्टिंग ज्यादा ही ले लूं, देखें जरा इसका तुम रेंज क्या निकालते हो। फाइंड रेंज ऑफ परिसर ज्ञात कीजिए। साइन स्क्वेयर एक्स माइनस, एक बार देख लेते क्वेश्चन, साइन स्क्वेयर एक्स माइनस 5 साइन एक्स माइनस 6। देखिए कोई इसका रेंज निकाल पाता है? इसका परिसर क्या होगा, मतलब इसकी वैल्यू किस किस के बीच में लाई करेगी, इनकी वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी स्टूडेंट्स, एक बार मुझे बताएं। इसकी वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी? आज वैसे हम ग्राफ्स पे आगे बात करेंगे, जितने हम ग्राफ सीख चुके हैं उन्हीं ग्राफ्स को हम आज आगे ले जाएंगे, बट मैंने कहा थोड़ा सा रेंज और बता दूं। कल के लेक्चर देख लीजिएगा, जिसने आज रेंज का, जिसको ना पता लग रहा हो ये रेंज को कैसे सिखाया था मैंने। रेंज वैसे एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है बच्चों के लिए, ये थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का लग रहा है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिखता हूं, माइनस 5 साइन एक्स, इसके हाफ का स्क्वायर ऐड कर दिया, 5/2 का स्क्वायर ऐड किया और वही सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये क्या बन जाएगा, साइन एक्स माइनस 5/2 का स्क्वायर माइनस 49/4। ओके, अब देखिए, अब आपको इनकी वैल्यूज तो पता ही होगी। इसकी जो वैल्यू होती है वो अधिकतम क्या हो सकती है और न्यूनतम क्या हो सकती है? इसकी अधिकतम वैल्यू क्या हो सकती है स्टूडेंट? अगर मैं साइन एक्स की वैल्यू सबसे बड़ी हो सकती है 1 माइनस 5/2, क्योंकि जितना ये बड़ा पॉजिटिव होगा ये उतना छोटा होता जाएगा। साइन एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू है 1 और 1 माइनस 5/2 होता है -3/2। -3/2 का स्क्वायर यानी 9/4। इस संख्या की सबसे छोटी वैल्यू 9/4 हो सकती है, वो भी कब? जब साइन एक्स 1 हो जाए, और साइन एक्स सबसे छोटा होता है -1, तो -1 माइनस 5/2 कितना होता है? -7/2, यानी इसकी सबसे बड़ी वैल्यू होती है 49/4, -7/2 का स्क्वायर, और यही -49/4 हर जगह मैंने ऐड कर दिया, तो क्या बन जाएगा? 9 माइनस 49/4 -10, दिस -49 मतलब fx, और इसमें से -49 किया तो 0, तो fx -10 और 0 के बीच में लाई कर रहा है, यानी आपका जो रेंज हो गया, परिसर हो गया, वो क्या है? -10 से 0 तक। यानी अलग अलग x के लिए आपको स्टूडेंट अलग अलग आंसर मिलते जाएंगे, अलग अलग x के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट आंसर मिलते जाएंगे स्टूडेंट्स, और वो आंसर -10 से 0 तक होंगे। जैसे कि अगर ऐसा देख, सिंपल सा देता हूं क्वेश्चन, हमारा मेन उद्देश्य यही होता है कि जो हमें पता है उसकी शक्ल में ले आना। मैंने कल भी जैसे रेंज कराए थे, अब यहां पर क्या आपको किसी की रेंज पता है? हाँ, साइन की पता है। साइन के अंदर कुछ भी पुट हो जाए, अब कोई बच्चा एक बार कह सकता है सर साइन एक्स होता है -1 और 1 के बीच में, ये तो 3x लिखा है। वैसे मैं ग्राफ से भी समझा दूंगा अभी थोड़ी देर में। अदरवाइज साइन एक्स में आप कोई भी रियल नंबर पुट कर दो, वैल्यू हमेशा, साइन एक्स में आप कोई भी रियल नंबर पुट कर दो, आपका आंसर -1 और 1 के बीच में होता है। तो यहां भी कोई भी रियल नंबर पुट करोगे तो उसका 3 गुना भी एक रियल नंबर ही होगा, और साइन के अंदर कुछ भी पुट हो जाए उसकी वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करती है। अगर मैं 2 जोड़ दूं तो ये ऐसा हो गया,
अपॉन कर दो, कुछ ऐसा। ये कुछ बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस। अगर मुझे इसकी रेंज निकालनी होती तो इसकी रेंज 1/3 से 1 होती। मैं यही बताना चाह रहा हूं कि साइन कॉस वाले ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो कोशिश करते हैं इसे साइन या कॉस के एक फॉर्म में ले आना। जैसे कि आपको थोड़ा समझाने के लिए एक बार फिर ट्राई कर लेता हूं। इसका रेंज निकालें, इस क्वेश्चन का रेंज निकालें, इस क्वेश्चन का रेंज निकालें। ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल उसी टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स। अब जैसे ही मैंने इसको देखा, ये रहा कॉस स्क्वेयर, काश यहां क्या होता तो मजा आ जाता। आपके क्वेश्चन अंदर आपको ऑलमोस्ट आता ही है क्वेश्चन, अगर आप ट्राई करो इसमें क्या होता तो बात बन जाती। स्टूडेंट ये कॉस स्क्वेयर है, काश यहां साइन स्क्वेयर होता तो बात बनती, क्योंकि साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर क्या होता है, 1 होता है। तो मैंने क्या किया, साइन स्क्वेयर एक्स इंटू साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स, बस मैनिपुलेशंस करनी है। अब मैंने क्या किया, साइन स्क्वेयर एक्स अलग करने के लिए यहां 1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स कर दिया। इससे क्या फायदा हुआ, साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स तो 1 हो गया, माइनस और आपको अभी इनके मल्टीप्लाई की वैल्यू नहीं पता, बट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स किसके फॉर्मूले में आता है, साइन 2x के फॉर्मूले में। तो आपने क्या किया, 4 से गुना और 4 से भाग कर दिया। तो क्या बन गया, साइन 2x का स्क्वेयर। क्योंकि साइन 2x होता है स्टूडेंट 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स का स्क्वेयर है जो कि साइन स्क्वेयर 2x है। रेंज वैसे नॉर्मली अपने को कम आएगा। अब वैसे देखिए, साइन की वैल्यू अगर -1 और 1 के बीच में है तो साइन स्क्वेयर 2x की वैल्यू कहां से कहां तक हुई, 0 से 1 तक हुई। सारे क्वेश्चन देखिए बिल्कुल उसी टाइप के हो रहे हैं। इसको ऐसी फॉर्म में ले आना होता है जिसके बारे में मैं जानता हूं। अब अगर -1/4 से गुणा कर दो, एक सेकेंड, सो ये देखिए, -1/4 से गुणा किया, साइन स्क्वेयर 2x लेस देन इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, अब मैंने 1 ऐड कर दिया तो ये fx बन गया 1 ऐड करते ही। तो ये देखिए इसका रेंज क्या हो गया f का, 3/4 से 1। तो देख लीजिए बिल्कुल उसी टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर मैं ऐसा दे दूं आपको, करें इसको, बस आपकी को भाई डोमेन ज्यादा आसान था। डोमेन में क्या होता है, फिक्स एक प्रोसेस होता है, इसमें वो फिक्स प्रोसेस ना होके थोड़ी मैनिपुलेशंस होती है। करें ट्राई इसको।
तो अब देखते हैं इसको क्या हो सकता है। जैसे साइन 4 और कॉस 4 दिखा, वहां तो मैंने इसको बना दिया, इसको भी ये साइन स्क्वायर का स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, तो ऐसा लिख दिया। और आप साफ देख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स दिख गया है। तो अपनी मर्जी से आपने ऐड किया है तो उसको हटाना भी पड़ेगा। ये तो है 1, यहां 4 होता तो बात बनती 2 साइन एक्स कॉस एक्स बन जाता, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, और ये बन गया 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और 4 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर का मतलब है साइन 2x का स्क्वायर। और आप जान रहे हो साइन स्क्वायर 2x 0 और 1 के बीच में होता है। अगर -½ से मल्टीप्लाई कर दूं और बाद में 1 ऐड कर दूं तो आप देख पा रहे हैं कि इस फंक्शन का रेंज ½ से लेकर 1 तक होगा। मतलब आप कुछ भी पुट कर लीजिए, आपका आंसर ½ और 1 के बीच में आने वाला है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ½ और 1 के बीच में इसका आउटपुट आने वाला है। देखें, तो देखिए fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x, जहां x -π/2 से या π/2 तक है। फाइंड इट्स रेंज। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपने को पता है, महत्तम पूर्णांक फलन। स्टूडेंट, महत्तम पूर्णांक फलन हम पढ़ चुके हैं। महत्तम पूर्णांक पता है ना क्या होता है। अब क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x के बराबर या x से कम होता है, यानी ये x से कम या x के बराबर वाला पूर्णांक होता है। अगर x 5.7 है तो ये पूर्णांक नहीं, तो इससे छोटे वाला पूर्णांक। ये ऑलरेडी पूर्णांक है तो वही का वही, और ये पूर्णांक नहीं है तो इससे छोटे वाला पूर्णांक। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। तो अब देखिए केवल, और ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा है ये पूरे कॉस पे लगा है, तो आप देख सकते हैं कॉस कैसा होता है, -π/2 से π/2 ऐसा। तो आप देख पा रहे हो जब x, इसका रेंज पूछा है क्या क्या वैल्यू रखेगा। जब x -π/2 से 0 तक होगा, जब x -π/2 से 0 तक होगा तो cos की वैल्यू -0 और 1 के बीच में घूमेगी। जब x -π/2 से 0 तक होगा तो cos की वैल्यू 0 और 1 के बीच में घूमेगी। 0 और 1 के बीच में घूमेगी तो आपका आंसर 0 होगा। 0 से 1 तक कुछ भी पुट कर लीजिए, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। और जिस दिन आपने x को 0 पुट किया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 0 से लेकर π/2 तक फिर कुछ पुट करोगे तो आपका आंसर 0 और 1 के बीच में घूमेगा, तो आपका आंसर फिर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपका रेंज क्या हो जाएगा, 0 और 1। केवल ये 2 बिंदु आपके आंसर आएंगे। वैसे भी cos x जो है वो 3 ही पूर्णांक रखता है, -1, 0 और 1, मगर यहां पर -1 जैसी चीज नहीं आ पाई। वो आप देख सकते हैं जब x -π/2 और 0 के बीच में था तो ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x ने वैल्यू -0 और 1 के बीच में रखी थी, तो इसलिए 0 आ गया था। जब x 0 था तब ये ऑलरेडी क्या बन गया था, 1 बन गया था, तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। जब 0 और π/2 के बीच में था x,
तो 0 और पाई बाय 2 के बीच में cos x फिर 1 और 0 के बीच में घूम रहा है, और 1 और 0 के बीच में घूम रहा है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर क्या आ गया था? 0। तो आपने कुछ भी पुट किया माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में, आपका आंसर केवल और केवल 0 और 1 आया था। सो दिस विल बी योर आंसर। तो एक बार आप ट्राई करें। क्वेश्चनों को समझना बहुत जरूरी है। सेकंड ग्रेड वालों को भी, सेकंड ग्रेड वाले का ये ना सोचे ये तो थोड़ा, ये तो फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए है। तो फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए तो ठीक है, नौकरी भी वो करेंगे। अगर तुम सोच रहे हो नहीं ये हमारे लिए भी है, तो फिर ठीक है, फिर पढ़ते हैं। करें, इसका रेंज निकालें। मैंने फिर कहा रेंज एक लंबा प्रोसेस है, बट एग्जाम में कभी भी आपको कष्ट नहीं दे रहा है वो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा है स्टूडेंट एक्स के ऊपर, यहां एक्स के ऊपर लगा है, तो एक्स ये रहा। कॉस को भूल जाएं, केवल ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स पे लगा है, माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में। क्या आप समझ रहे हैं? माइनस पाई बाय 2 का मतलब माइनस 0.17, माइनस 1.7, 1.57। तो माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में कितने पूर्णांक है? क्योंकि हर पूर्णांक के बाद अपनी परिभाषा बदल देता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो जब x माइनस पाई बाय 2 और माइनस 1 के बीच में होगा, जब x माइनस पाई बाय 2 और माइनस 1 के बीच में होगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा क्या आने वाला है? उससे पीछे वाला इंटीजर, यानी -2। जब x -1 और 0 के बीच में होगा, -1 और 0 के बीच में कोई भी नंबर पुट कर दो, आपका वापस क्या आने वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर? छोटे वाला इंटीजर, यानी -1। जब x 0 और 1 के बीच में होगा, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, 0 और 1 के बीच का कोई भी नंबर पुट कर लो, मान लो हाफ भी पुट करते हो, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर उससे छोटे वाला इंटीजर। जब x 1 और पाई बाय 2 के बीच में होगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? जब x 1 और पाई बाय 2 के बीच में होगा, यानी 1 और 1.57 के बीच में, तो छोटा इंटीजर इसका 1 आ जाएगा। तो आपका रेंज क्या हो जाएगा? f का रेंज cos ऑफ -2, cos ऑफ -1, cos तो वैसा का वैसा है, x में चेंज कर रहे हो तो ये फर्क पड़ रहा है, इससे जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। cos ऑफ 0 एंड cos ऑफ 1, बट cos ऑफ 1 एंड cos ऑफ -1 एक ही बात है, तो आपका रेंज आ जाएगा 1 cos 1 cos 2। सो ये आपका रेंज आ जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए ये आपका रेंज आने वाला है, ब्रैकेट थोड़ा संभल के लगाइएगा। तो रेंज एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है जो, बट पेपर में कभी आपको कष्ट नहीं देगा वो, पेपर में आपको वो कभी कष्ट नहीं दे सकता। सो समझ गए हो तो मैं आगे बढ़ूं, ठीक है ना?
सो स्टूडेंट्स, ग्राफ्स हम पढ़ चुके हैं। ग्राफ्स का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। ग्राफ का रूपांतरण, ग्राफ का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। सर इसमें आगे साइन भी आ जाए तो फिर दोनों की अलग अलग निकाल कर करेंगे, क्या क्या आ जाए ऐसा? ऐसा कैसा बोल रहे हो बताओ? बीच में प्लस या माइनस? फिर भी हम इसी टाइप से करेंगे। x जब यहां से यहां तक होगा तो इसकी क्या वैल्यू आएगी, क्योंकि ये तो हमेशा एक इंटीजर ही आने वाला है, ये तो एक इंटीजर ही आने वाला है। कभी आप इसके अंदर -2 डालेंगे तो sin 2 प्लस कॉस 2, माइनस साइन 2 प्लस कॉस 2, कभी आप -1 रखेंगे, कभी 0 रखेंगे, क्योंकि इसका मतलब क्या है, केवल -2, -1, 1, 0, 1, 2, 3, इसका मतलब और कुछ भी नहीं है। आप चाहे 1 से 2 तक पुट कर रहे हो बट ये कह रहा है sin 1, आप 2 से 3 तक पुट कर रहे हो बट ये कह रहा है sin 2, ठीक है ना? तो वो ऐसा ही रहेगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पहला देखिए, अगर कोई ग्राफ आपका ऐसा आ जाता है, कोई ग्राफ आपका इस प्रकार का आ जाता है, तो ये क्या करता है, यह रूपांतरण ग्राफ को यह रूपांतरण ग्राफ को ए इकाई, यह रूपांतरण ग्राफ को ए इकाई पाए शिफ्ट करता है, पाए शिफ्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ऐसा कहा जाए, कुछ ऐसा आता, ये ग्राफ में कोई बदलाव नहीं ला रहा है, केवल ये ग्राफ को वैसे का वैसे ग्राफ को रखता है और उठा के लेफ्ट कर देता है ग्राफ को, केवल ग्राफ को लेफ्ट वर्ड ए यूनिट शिफ्ट करता है, माइनस होता तो ए यूनिट वहां शिफ्ट करता राइट में। जैसे कि मतलब वैल्यू अभी भी -1 और 1 के बीच में रहेगी, कोई चेंज नहीं आया है। तो देखिए, पहले साइन एक्स में क्या होता था, साइन 0 पे 0 होता था, अब ये -π/4 पुट करके 0 आएगा। पहले π/2 पे मैक्सिमम होती थी, अब π/4 पुट करते ही काम हो रहा है। पहले साइन पाई दोबारा 0 होता था, अब साइन 3π/4 दोबारा 0 होगा। पहले साइन 2π दोबारा 0 होता था, अब ये 7π/4 पे बात बन जाएगी, क्योंकि 7π/4 प्लस π/4 अगेन 2π होता है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। तो देखिए, अभी भी इसका पीरियड -π/4 और 7π/4 में कितना गैप है, 2π। ग्राफ अभी भी वैसा का वैसा रहा, इसने बस क्या किया, ग्राफ को पकड़ के ए यूनिट शिफ्ट कर दिया लेफ्टवर्ड। ये और कोई फर्क नहीं, अगर पीरियड की बात करें तो पीरियड से कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, क्योंकि ये ग्राफ को बस उठा के लेफ्ट में कर देता है, π/4 यूनिट लेफ्ट में कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर माइनस होगा तो ये 1 यूनिट राइट में शिफ्ट करेगा, जैसे कि
पहले 0 पे 0 था, अब 1 पे 0। और वैसे भी आप देखना चाहें कुछ ऐसा, ओके। तो देखिए x को 1 पुट करें तो y 0, और y को 0 पुट करें तो x, किसका मॉड 0 होता है? 0 का। तो x बराबर 1। अच्छा, x को 1 पुट किया y 0, x को 0 पुट किया y 1। क्या आप देख रहे हो? मॉड x का ग्राफ ऐसा होता था। इसने इसी ग्राफ को 1 यूनिट इधर खिसका दिया। 1 यूनिट इधर खिसकाने से ये ग्राफ ऐसा हो गया। कुछ नहीं करता, ये ग्राफ को 1 यूनिट राइट में शिफ्ट कर देता है, और उसने क्या किया? 1 यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया। ओके, आप देख पा रहे हो? अदरवाइज आप अगर मॉड की परिभाषा लगाना चाहते हैं, आप कहते हैं सर मैं तो मॉड की परिभाषा लगा दी मैंने, तो कोई बात नहीं। क्या डेफिनेशन होती है मॉड की? अगर मॉड के अंदर वाला पहले ही 0 या 0 से बड़ा हुआ तो आंसर बीच वाला, मॉड के अंदर नेगेटिव हो गया तो आंसर नेगेटिव हो बीच वाला। इसका मतलब है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका मतलब है x लेस देन 1। तो x जब 1 या 1 से बड़ा है तो ग्राफ क्या आएगा? मॉड x माइनस 1, x माइनस 1 का ग्राफ। तो जरा x माइनस 1 का ग्राफ बना दो एक बार। x 0 तो y माइनस 1, y 0 तो x 1। बट ये ग्राफ कब माना जाएगा? x जब 1 या 1 से बड़ा है, x जब 1 या 1 से बड़ा है। अब आप किसी भी, ये ग्राफ है x माइनस 1 का, मॉड लगाने का मतलब क्या होता है? नेगेटिव बिकम पॉजिटिव। किसी ग्राफ में मॉड लगाने का क्या मतलब है? जो पहले ही पॉजिटिव है, मॉड लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, बट मॉड लगाने से क्या होता है? नेगेटिव बिकम पॉजिटिव। और इसी को उठा के इधर ले जाओ। और आप कहते हो नहीं सर मैं तो ऐसा नहीं करूंगा, नेगेटिव को पॉजिटिव नहीं बनाऊंगा। मत बनाओ, आपकी इच्छा है। फिर हम क्या करेंगे? y बराबर माइनस एक्स प्लस 1 का बच्चे ग्राफ बना दे। x को 0 पुट किया तो y 1, y को 0 पुट किया तो x 1। ये लाइन बना दी। बट ये लाइन तभी काम करेगी जब x 1 से कम है। तो ये यहां तक काम की, और ये इधर तक, और ये बन गया इसका ग्राफ। अदरवाइज मुझे पता होता कि मॉड x का ग्राफ है, बस मॉड x की जगह मॉड x माइनस 1 है, यानी मॉड x का ग्राफ है, बस उसने 1 यूनिट इधर खिसका दिया। शक्ल उसकी पहले ही पता थी वो ऐसी होनी है। वो अब जहां भी x एक्सिस और y एक्सिस को काट रहा है, इसमें खास बात है y 0 है, इसमें खास बात है x 0 है। वो चेक कर लिया और बात बन गई। ऊपर कॉर्नर में दिखता नहीं है। अच्छा, ये लिखा है x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऊपर कॉर्नर में जो दिखता है वही सबसे इंपॉर्टेंट है। जो नहीं दिखता वो कोई बात नहीं, वो तो दिखा देंगे आपको, पर जो दिख रहा है उसको देखो ध्यान से। क्या दिख रहा है आपको जिसके कारण ये नहीं दिख रहा है? समझ नहीं आया मैं क्या बोल रहा हूं? समझ गए? x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बीच वाला अगर 0 या 0 से बड़ा है तो आंसर बीच वाला, बीच वाला अगर नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव हो बीच वाला। ठीक, तो ये रहा। अब मैं बढ़ता हूं सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन में। ये ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बताया था 15-16 ग्राफ आपको आने चाहिए। हाँ, बस जो IM दिख रहा है बस वही इंपॉर्टेंट है। IIM फुल फॉर्म पता है? IIM, I का मतलब मैं, I का मतलब मैं, M का मतलब हूं, मैं हूं। तो मजाक की बात थी, सीरियस मत ले लेना। तो खैर सेकंड देखिए, f ऑफ x कोई और ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं बच्चों। f ऑफ x को मैं कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं? मॉड fx से ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं। मॉड fx, स्टूडेंट fx पे मॉड लग रहा है,
अगर आपको किसी का ग्राफ पता हो, बस उसके आगे मॉड लग जाए, तो आपको देखना है अब क्या करना है। मॉड एफ एक्स का मतलब है नेगेटिव, वाई की वैल्यू नेगेटिव नहीं रहेगी। जहां पर मान लो एक्स पुट करके 5 आ रहा था, अब भी मॉड लगा के 5 का मॉड 5, बट एक्स पुट करके अगर -5 आ रहा था, वही बन जाएगा +5। तो मॉड एफ एक्स ये क्या करता है, इस रूपांतरण में जो ग्राफ एक्स अक्ष के नीचे है, उसका एक्स अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब लेंगे। तथा जो एक्स अक्ष के ऊपर ग्राफ है, उसे या उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। तो आप समझ लीजिए, अगर ये कोई ग्राफ है तो नीचे जो ग्राफ है उसे मिटा दीजिए, उसकी इमेज ले लीजिए अबाउट, क्योंकि जो नेगेटिव है, एक्स जो भी पुट करके पहले नेगेटिव आ रहा था, अब वही नेगेटिव का मॉड आने के कारण पॉजिटिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसा पहला एग्जाम्पल। तो देखिए, सबसे पहले मैंने x² - 3x + 2 का ग्राफ बना रहा हूं। x² - 3x + 2 का ग्राफ। सो देखिए, साफ पता है ये इस टाइप का कर्व होगा। x अगर 0 है तो y 2 है, y 0 है तो x 1 और 2 है। समथिंग लाइक दिस। और इसकी मिनिमम वैल्यू जिस पॉइंट पे है वो -b/2a है। और मिनिमम वैल्यू होगी क्या, वो होगी -d/4a, -d(b²) -4ac अपॉन 4a, -d/4a, -1/4। तो ये है 0, -1/4। अगर ये भी देखना चाहते हैं वो कौन सा बिंदु है, वो 3/2 होगा। एक ये रहा, 2 ये रहा, ये उसके बीच में ही होगा शायद। -b/2a, 3/2। तो ये रहा ग्राफ। अब क्या करना है, अगर मैंने मॉड लगा दिया तो जो पहले ही कुछ एक्स पुट करके, मान लो ये 2 से बड़ा कुछ भी पुट कर रहा था, तो 2 से बड़ा कुछ भी, मान लो 3 पुट किया, 9 - 9, 0 + 2 2। तो पहले भी 3 पुट करने पे 2 आ रहा था, अब 2 का मॉड मतलब 2 ही रहेगा। पर जो चीज पुट करके नेगेटिव आ रही थी, वही क्या बन जाएगा, जैसे 3/2 पुट करोगे तो -1/4 आएगा, बट अब मॉड लगने के कारण -1/4 क्या बन जाएगा, 1/4। ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। सो दिस वन इज द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ। तो संतत ये अभी भी रहा। तो जो ग्राफ संतत होता है वो मॉड लगाने के बाद भी संतत होता है, मगर ये अवकलनीय था, ये अवकलनीय नहीं रहा। यहां पर अचानक ऐसे चल रहा है और अचानक शार्पनेस आ गई। तो ये फंक्शन इन बिंदुओं पे अवकलनीय नहीं होता, मतलब डिफरेंशिएबल नहीं होता है। मतलब ये क्या करता है, जो ऊपर नीचे ग्राफ है
ऊपर वाले ग्राफ को तो वैसा रहने देता है, जो नीचे ग्राफ है उसको उसकी इमेज ले लेता है अबाउट एक्स एक्सिस। और यही मैं अगला करूं तो एफ एक्स बराबर मॉड साइन एक्स, मॉड साइन एक्स जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव रहने दो, और जो नेगेटिव है उसे भी क्या बना दो, उसकी इमेज ले लो, वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ये कुछ ऐसा बन गया, ये कुछ ऐसा बन गया, ये कुछ ऐसा बन गया। ऐसा तो देख रहे थे, जो एक बार घूमने के बाद ऐसे करके 2 पाई के बाद आ रहा था, अब वो पीरियड केवल पाई रह जाएगा। तो मॉड लगाने से पीरियड पे जरूर असर हो जाता है, तो ये थोड़ा पीरियड पे फर्क पड़ सकता है मॉड लगाने पर। इसीलिए मॉड साइन एक्स करने पे उसकी रेंज 0 से 1 तक हो जाती है। अब -1 नहीं रही, उसकी रेंज 0 से 1 तक हो गई है। ये है मॉड साइन एक्स। इन बिंदुओं पे अवकलनीय नहीं रहा, क्योंकि ग्राफ ऐसा आ रहा है स्मूथ, अचानक शार्पनेस आ गई, तो इस बिंदु पे अवकलनीय नहीं है, बट संतत अभी भी रहा, संतत में कोई फर्क नहीं पड़ा। थर्ड वन, अगर ऐसा मैं रूपांतरण करूं, जो आपको ग्राफ दिख रहा है अभी भी, सर मोड साइन एक्स का डोमेन क्या होगा, डोमेन तो पूरा आर रहेगा, डोमेन को क्यों प्रॉब्लम आएगी, डोमेन पूरा आर रहेगा, ठीक है ना। दिख नहीं रहा है, हर एक्स के लिए आंसर आ रहा है। तो यहां पर क्या है, यहां आप देख रहे हो एक्स की जगह -x डालने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 5 रखो तब भी f(5), -5 रखो तब भी f(5), मतलब समफलन। यह एक समफलन है। यह एक समफलन है। इसमें क्या करेंगे, जो एक्स एक्सिस के समफलन कैसा होता है, y अक्ष के सापेक्ष सममित, जैसा x में -x में भी बिल्कुल वैसा। तो इसका मतलब है जैसा राइट में ग्राफ है उसको रहने दीजिए, लेफ्ट वाले ग्राफ को मिटा दीजिए, और जैसा राइट में है, जैसा x में है, -x में भी वैसा ही बना दीजिए, और उसका प्रतिबिंब ले लीजिए y अक्ष के सापेक्ष, ठीक है ना। ठीक है ना। इसमें जो ग्राफ y अक्ष जो ग्राफ y अक्ष के दाईं बाईं तरफ है, उसे हटा दीजिए, तथा जो दाईं तरफ ग्राफ है जो y अक्ष के दाईं तरफ ग्राफ है, उसका y अक्ष के सापेक्ष
सापेक्ष प्रतिबिंब लीजिए। जो ग्राफ y अक्ष के दाईं तरफ है उसे मिटा दीजिए तथा जो ग्राफ y अक्ष के दाईं तरफ है उसका y अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब लीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो लेफ्ट में ग्राफ है उसे मिटा देना है, जो राइट में ग्राफ है वो तो रहे मगर उसका प्रतिबिंब लेफ्ट साइड में आपको ले लेना है। लाइक जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स की जगह आ गया मॉड एक्स, एक्स की जगह आ गया मॉड एक्स। तो आप देख पा रहे हैं ये रहा साइन का ग्राफ। ये रहा ग्राफ। तो जो राइट में है उसको एज इट इज रहने दीजिए, जो राइट में है उस ग्राफ को रहने दीजिए। जैसा एक्स में होगा नेगेटिव एक्स में बिल्कुल वैसा होगा। लेफ्ट साइड वाला ग्राफ मिटाएं, देख रहे हो इवन फंक्शन। तो ये फलन कैसा बन जाएगा, सम फलन। तो ये रहा साइन मॉड एक्स। इसमें पीरियड कुछ और ही हो जाता है, पता नहीं क्या से क्या बन गया, तो इस पे आप चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो आप ऐसी बात नहीं करेंगे। सो कोई भी ग्राफ बना सकते हो आपको जैसा मन कर रहा है। तो जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू सेकेंड, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वन, सपोज ये रहा। तो y बराबर x प्लस वन का ग्राफ देख लीजिए कैसा है। यहां बस x की जगह मॉड लगा हुआ है, कुछ ऐसा। जैसे y बराबर x प्लस वन, x को 0 पुट किया तो y 1, y को 0 पुट किया तो x माइनस 1। और वैसे भी y बराबर x को 1 यूनिट लेफ्ट में ही तो शिफ्ट करना था। अब क्या कर रहे हैं, जो राइट में ग्राफ है वो रहने दीजिए और उसी की इमेज लेफ्ट साइड ले लीजिए। लेफ्ट वाला ग्राफ तो मिटा दिया, लेफ्ट वाला ग्राफ मिटा दिया और जो राइट में है उसकी इमेज ले ली अबाउट वाई एक्सिस। और वैसे भी दिख रहा है ये ग्राफ क्या बनने वाला है, ये मैं अभी बता दूंगा थोड़ी देर में। ये देखिए मॉड एक्स प्लस वन, ये क्या है अभी बताता हूं। एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड एक्स, कैसा होगा, लॉग एक्स का ग्राफ बनाए, दिख रहा है, ठीक है। जो लेफ्ट में है वो ग्राफ मिटा दीजिए। सर लेफ्ट में तो है ही नहीं, तो कुछ मिटाना मत। और जो राइट में है उसी टाइप की इमेज लेफ्ट में ले लीजिए। ये रहा लॉग मॉड एक्स। इसका डोमेन अब क्या हो गया, पूरा आर सिवाय जीरो के, क्योंकि अब जो मर्जी पुट कर ले। पहले एक्स जीरो से बड़ा कुछ भी पुट कर, लॉग के अंदर जीरो से बड़ी चीज आनी चाहिए, तो जीरो से कम भी पुट करेंगे तो मॉड के कारण तो लॉग में पॉजिटिव चीज ही आएगी ना। -2 भी पुट करेंगे तो भी लॉग ऑफ 2 होगा, तो कोई इशू नहीं रहा। तो ये रहा लॉग ऑफ मॉड एक्स। तो ऐसे रफ पिक्चर होनी चाहिए अपने दिमाग में। तो ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 4 देखिए, एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स प्लस ए। ये देखिए फंक्शन की जो वैल्यू आ रही थी पहले एक्स पुट करके अभी भी वही आ रही है, बस ए जुड़ जाता है, मतलब ये ग्राफ को ए यूनिट अपवर्ड शिफ्ट करता है। जैसे ये देखिए मॉड एक्स तो था ही, +1 अलग से आ गया, मतलब इसने ग्राफ को 1 यूनिट ऊपर उठा दिया है, 1 यूनिट ऊपर उठा दिया है। तो लिखें ग्राफ को ए यूनिट, ए इकाई ग्राफ को ए इकाई
ऊपर शिफ्ट करता है, ये ग्राफ को ए इकाई ऊपर शिफ्ट करता है। यानी अगर मैं यहां पर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1 बना दूं, तो जैसा साइन एक्स है अभी भी वैसा रहेगा, बट ये ग्राफ को 1 यूनिट ऊपर उठा देगा, ऊपर उठा देगा। आप देख सकते हैं आप देख पा रहे होंगे, पहले साइन 0 पे 0 था, अब 0 पे 1 हो गया है। पहले पाई बाई 2 पे 1 था, अब 1 प्लस 1 2 हो गया है। पहले पाई पर 0 था, अब पाई पे 0 प्लस 1 1 हो गया है। पहले 3 पाई बाई 2 पे -1 था, अब -1 प्लस 1 0 हो गया है। तो ग्राफ कुछ कुछ वैसा ही है बिल्कुल, पर इसने क्या कर दिया, बेचारा 0 से लेकर 2 तक ले गया, ग्राफ को उठा दिया है ए यूनिट। यानी ए यूनिट ग्राफ को ये ऊपर उठा देता है, यानी इसमें रेंज में फर्क पड़ जाता है, 1 यूनिट ऊपर चला गया। जैसा आप नॉर्मली अभी तक करते थे, 2 प्लस साइन 3x की बात की आपने, तो साइन 3x किस किस के बीच में लाई करता है, फिर 2 जोड़ देते थे, हर जगह 2 जोड़ देते थे। ओके, अगर आप एक और एग्जांपल देखना चाहते हैं, e की पावर x प्लस 2, e की पावर x प्लस 2, तो आप देखिए पहले 0 पुट करके 1 आ रहा था, अब 0 पुट करके 1 प्लस 2 3 आ रहा है। पहले जैसे जैसे x माइनस इंफिनिटी को जा रहा था, e की पावर x 0 की तरफ जा रहा था, क्योंकि e की पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है, 1 अपॉन e की पावर इंफिनिटी, यानी 1 बटा इंफिनिटी यानी 0। अब कहां जा रहा है, 0 प्लस 2 2 पे, ये रहा 2। तो ग्राफ कुछ ऐसा है। तो आप देख पा रहे हैं इसने ग्राफ को 2 यूनिट ऊपर कर दिया, ये ग्राफ को वैसा का वैसा है, 2 यूनिट ऊपर उठा चुका है ग्राफ को, बस ग्राफ को 2 यूनिट ऊपर कर चुका है। ध्यान से देखिए ग्राफ को, कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस है बस, ताकि अपने को समझ रहे, हम घबराए ना इनको देख के। सर ने तो EX बताया था, ये EX प्लस 2 क्या आ गया, वो स्टैंडर्ड ग्राफ्स ही हैं। f ऑफ x की जगह एंगल में a गुना हो जाए, ये पहली बार इसने क्या किया, ग्राफ को श्रिंक करता है, ये ग्राफ को a यूनिट सिकोड़ता है, सिकोड़ देता है। सिकोड़ क्या होता है, सिकुड़ना, सिकोड़ना, जो भी लिखते हो। यह ग्राफ को ए इकाई श्रिंक करता है, सिकोड़ता है, लाइक दिस, कुछ भी बोल दो। तो जैसे f ऑफ x इज इक्वल टू साइन 2x, सिकोड़ रहा है ग्राफ को, बट वैल्यू अभी भी -1 और 1 के बीच में है। पहले 0 पे 0 था, अभी भी 0 पुट करेंगे तो साइन 0 इज 0। पहले पाई बाई 2 पर 1 था, अब पाई बाय 4 पुट करते ही वो काम हो रहा है, क्योंकि पाई बाय 4 पुट करोगे तो 2 से 2 कटेगा, तो पाई बाय 2 रह जाएगा। पहले पाई पे 0 आ रहा था, अब पाई बाय 2 पे ही काम हो रहा है। पहले दोबारा 0 2 पाई पे हो रहा था, पाई पे ही हो रहा है। तो बेचारा जो ग्राफ थोड़ा ऐसे फैला हुआ था, उसको इसने सिकोड़ दिया है, पीरियड पाई रह गया है, ग्राफ बिल्कुल वैसा का वैसा, बट इट श्रिंक्स द ग्राफ, सिकुड़ गया है ग्राफ, श्रिंक्स द ग्राफ।
तो कोई भी ग्राफ हो जो सिकुड़ता हुआ दिखे तो वो सिकुड़ जाएगा, अदरवाइज वैसा रहेगा। तभी मैंने कहा था, तो वैल्यू तो -1 और 1 के बीच में रही, तभी अभी तक आप जो साइन 3x कर रहे थे उसकी वैल्यू आज भी -1 और 1 के बीच में ही आ रही थी। उसने ऐसे ग्राफ को सिकोड़ दिया है, बट वही -1 और 1 के बीच में तो रहेगी ना, जितना मर्जी सिकोड़ दो। आपने ये है फंक्शन में कुछ मल्टीप्लाई कर दिया, यानी fx में मल्टीप्लाई किया। fx में मल्टीप्लाई करने का मतलब इसकी वैल्यू में मल्टीप्लाई करना, वैल्यू में मल्टीप्लाई करने का मतलब ये ग्राफ को ऊपर उठाएगा, इसकी वैल्यू को। ये मल्टीप्लाई कर रहा है fx की वैल्यू को a यूनिट से, जैसे fx बराबर 2 sin x। तो आज भी देखिए, पहले पहले 0 पे 0 था, अब भी 2 इंटू 0 हो जाएगा। पहले π/2 पे 1 था, अब 2 इंटू 1 हो जाएगा। पहले पाई पर 0 था, अब भी 2 इंटू 0 हो जाएगा। थोड़ा ऊपर से, थोड़ा नीचे से, ऐसे थोड़ा ग्राफ बढ़ा तो 2 से -2 तक ग्राफ को एक्सटेंड कर देगा, बढ़ा देगा। एंड लास्टली अगर दोनों साइड मॉड लगा हो, ये तो जो मॉड fx का ग्राफ होता था, किसी का मॉड क्या होता है, ऐसा। मॉड y बराबर 2 हो, इसका मॉड 2 होता है या तो +2 का या -2 का। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले स्टेप नंबर 1, y इज इक्वल टू मॉड fx का ग्राफ बना देना है। मॉड fx का ग्राफ पता है, जो नेगेटिव है उसको मिटा के उसी को ऊपर ले जाना है। और जो अब ये मॉड fx आ गया है, अब उसका नेगेटिव मॉड fx मतलब नीचे बिल्कुल वैसा। जो मॉड fx का ग्राफ बनेगा उसी की इमेज नीचे ले लेनी है, उसी की इमेज जस्ट नीचे ले लेनी है। जो नीचे वाला ग्राफ है पहले वो मिटा दिया, पहले मॉड fx बना दो, उसके बाद नेगेटिव मॉड fx भी बना दो। तो दोनों का मिला के जो बनेगा, जो दोनों का मिला के बनेगा, तो दोनों का मॉड क्या हो जाएगा, बराबर। मेरे कहने का मतलब क्या है, पहले मैं आपको कुछ कर्व्स दे दूं, फाइंड ने ड्रॉ मैं करता हूं 10 मिनट आराम। आप इन क्वेश्चंस को एक बार ड्रॉ कीजिए, इन ग्राफ्स को।
वेरी गुड वेरी गुड। इतने धुरंधर हो, नजर ही ना लग जाए मेरी। ठीक है, वेरी गुड। तो पहला देखिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 6। सो पहला y इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 6, पहले ये देखता हूं। फिर मॉड कहने का मतलब x की जगह मॉड x से रिप्लेस करने का मतलब क्या हुआ, इवन फंक्शन बनाना है। तो ये कैसा है, x की जगह 0 पुट किया तो y6, y की जगह 0 पुट किया तो x 2 and 3, आई थिंक 2 and 3 है, समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा ही है। ओके, अब क्या करें, अगर मैं इसका मॉड बनाना चाहता हूं, सो ये लेफ्ट साइड का मिटा दीजिए, और जो लेफ्ट में है उसी की इमेज, जो राइट में है उसी की इमेज लेफ्ट में ले लीजिए। तो दिस वन इज द ग्राफ ऑफ मॉड एक्स स्क्वेयर माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 6। सो ये रहा ग्राफ इसका। होपफुली ठीक रहा होगा कुछ बच्चों का। और अगर एग्जैक्ट देखना चाहते हो तो फिर इस पॉइंट पे आप देख सकते हो मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू भी पता लग जाएगी। तो ये फंक्शन केवल x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। ठीक, सो सेकंड वन, लॉग मॉड x का मॉड, ये रहा लॉग x, ये रहा लॉग x। अगर मैं मॉड कर दूं तो लेफ्ट साइड का ग्राफ मिटा दीजिए, और जो राइट में है उसकी इमेज लेफ्ट साइड में ले लीजिए। दिस वन इज अ ग्राफ ऑफ लॉग ऑफ मॉड x। अगर मैं इस ग्राफ में पूरे में मॉड लगा दूं, पूरे में मॉड लगाने का मतलब है फंक्शन में fx में मॉड लग गया। अब fx में मॉड लगने का मतलब नेगेटिव भी पॉजिटिव बन गया है। सो कुछ ऐसा। सो दिस वन इज अ ग्राफ ऑफ mod log of mod x. So this one is a graph of mod of log of mod x. So this one is second one. Come to third one. अब मैं आता हूं तीसरे पे, e की पावर x, e की पावर x। मॉड लगाने का मतलब लेफ्ट साइड का ग्राफ मिटा दीजिए, जो लेफ्ट में राइट में है उसी की इमेज लेफ्ट साइड ले लीजिए। सो दिस वन इज अ ग्राफ, ये ऐसा बन गया। अगला फोर्थ वन, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2। जब x 0 है तो y2, y 0 है तो x1 and 2। अब यहां मॉड लगाने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं ये मॉड लगा दूं, इस मॉड लगाने का मतलब हुआ स्टूडेंट्स, जैसा
जैसा लेफ्ट में है वो ग्राफ मिटा दीजिए, क्योंकि ये इवन फंक्शन बन गया, इसमें एक्स रखो या माइनस एक्स रखो एक ही बात है। और लेफ्ट में भी बिल्कुल वैसा ही बना दीजिए। अब आप क्या कर रहे हैं, इस पे फिर मॉड लगा रहे हैं, यानी अब नेगेटिव वैल्यूज आपकी पॉजिटिव बन जाएगी। तो ये कैसा बन जाएगा, समथिंग लाइक दिस। ये कहा -2, -1, 0, 1 और 2 पर अवकलनीय नहीं है। कितने बिंदुओं पे अवकलनीय नहीं है, 5 बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं है। सो दिस वन इज अ ग्राफ ऑफ mod x square -3 mod x plus 2. Okay, now come to fifth one. पांचवा ग्राफ देखिए, पांचवा ग्राफ देखें, x square -5x plus 6। तो पहले y इज इक्वल टू इसका ग्राफ बनाएं, टू, 3 और ये 6। अब मॉड लगा दीजिए। इसके मॉड का मतलब क्या हुआ, ये 2 और 3 जो भी था, इसके मॉड का मतलब है ये ऐसा। ये है मॉड ऑफ x स्क्वेयर -5x plus 6। अब आपको y पे भी मॉड लगाना है, तो क्या करें, यानी इसका प्लस माइनस दोनों ग्राफ बना दो। तो वो क्या बन जाएगा, इसका नेगेटिव, इसकी इमेज, जैसा ऊपर वैसा ही नीचे बना दीजिए। सो दिस वन इज अ ग्राफ ऑफ mod y इज इक्वल टू mod ऑफ x स्क्वेयर -5x plus 6। ऐसा ग्राफ। जी विद्यार्थी गणों, ई रेस्ट पर मॉड एक्स पैराबोला है क्या, सर नहीं, पैराबोला नहीं है, यहां पर शार्पनेस आ रही है। पैराबोला डिफरेंशिएबल होता है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है ना। साइन स्क्वेयर एक्स और मॉड साइन एक्स भी आपको सेम दिखता है, जबकि है नहीं। साइन स्क्वेयर एक्स को अगर मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं, साइन स्क्वेयर एक्स ऐसा ग्राफ है। अब आप समझ रहे हैं, साइन 0 पे 0, π/2 पे 1, 1 का स्क्वेयर 1। एक बार चीज को समझने की कोशिश करें। साइन एक्स, दिस वन इज अ ग्राफ ऑफ साइन एक्स। अब साइन स्क्वेयर एक्स क्या है,
साइन स्क्वेयर में भी 0 पे 0, पाई बाय 2 पे 1। और देखिए पाई बाय 6 पे, पाई बाय 6 पर ये तो था हाफ, ये हाफ का स्क्वायर 1/4, ये और भी कम होगा, ये और भी कम होगा, जो कि ऐसा है। और ये पाई के आगे जाके जब इसकी वैल्यू, पाई के आगे जाके जब इसकी वैल्यू -½ थी, -½ मतलब ये समझ लो इतना यूनिट नीचे गया सपोज, तो ये 1/4 उससे कम यूनिट ऊपर जाएगा। मतलब इतने डिस्टेंस पर अगर y की वैल्यू ने यहां ½ यूनिट नीचे गया, तो अब इतनी वैल्यू में ये 1/4 यूनिट ही जाएगा। तो ये थोड़ा सा ऐसा रहेगा, थोड़ा सा ऐसा दिखेगा। थोड़ा और ये है साइन स्क्वेयर एक्स, साइन स्क्वेयर एक्स। नाउ कम टू मॉड साइन एक्स, कम टू मॉड साइन एक्स। जब तक साइन पॉजिटिव है मॉड बिल्कुल वैसा। अब थोड़ा सा यूनिट चलने पर, मान लो इतना यूनिट चलने पर इसकी वैल्यू आ रही थी इतनी, ये मान लो होता 1/4, 1/4 यूनिट होता, तो स्क्वायर ने तो 1/16 यूनिट ही लिया, इतना आया था। जबकि इतने में ही ये मॉड जो है वो 1/4 ही चलेगा, 1/16 नहीं चलेगा। तो जो मॉड वाला ग्राफ है जब वो यहां आएगा, उसके बाद उसे अचानक बड़ी तेजी से यहां पहुंचना पड़ेगा। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, आपने देखा होगा आप टर्न लेते हो तो ऐसे चलते हो, ऐसे मुड़ते हो, वहां पर अवकलनीय होता है, शार्पनेस नहीं होती। पर यही अगर आप ऐसे जा रहे हो और कोई इधर से ऐसे कर दे, आपको डिफरेंशिएबल बनाने की कोशिश करे, तो अचानक आप ऐसे जा रहे हो और ऐसे हो गया। यहां पर जहां शार्पनेस आ जाती है, अचानक टिल्टनेस आ जाती है, वहां फंक्शन अवकलनीय नहीं रहता है। और आप देखिए यहां पर इतना यूनिट चलने पर अगर ये 1/10, तो उसका तो इतने यूनिट में आपको साइन स्क्वायर को तो इतना सा बढ़ाना है और इसको एकदम टॉप पे ले जाना है वहीं, तो उसके लिए आपको उतनी शार्पनेस चाहिए। जैसे आपने बचपन में बॉल फेंकते होंगे, आपने देखा होगा, अगर आपको थोड़ी दूर तक पहुंचानी है तो वो बॉल ऐसे जाती है, थोड़ी ऐसे। किसी को थ्रो करनी है, आप थ्रो नहीं करते थे बचपन में, थ्रो करते थे बॉल ऐसे जाती थी, और वही आपको खुद ही करनी होती थी कैच, तो आप जो मारते थे वो ऐसे करके फिर ऐसे ही आती थी। वहां पर ज्यादा शार्पनेस होती थी और यहां पर थोड़ी स्मूथनेस होती थी। तो साइन स्क्वायर में आपको स्मूथनेस दिख जाएगी, जबकि मॉड साइन एक्स में ऐसा दिखेगा। ऐसा है मॉड साइन एक्स। तो ये ब्लैक वाला है मॉड साइन एक्स, नीचे वाला है साइन स्क्वायर एक्स, और ये इस यहां तक तो ये सेम है दोनों। इसीलिए साइन स्क्वायर एक्स तो अवकलनीय होता था, डिफरेंशिएबल, बट मॉड साइन एक्स अवकलनीय नहीं होता था। कहां नहीं होता था? जहां जहां ये साइन 0 है, क्योंकि जहां वो नेगेटिव बनने वाला होगा, अब अचानक उसे इतना ऊपर पहुंचना पड़ेगा, शार्पनेस आ जाएगी। तो उन बिंदुओं पर फंक्शन जो है उसके उस सेम पॉइंट पर जो दो अलग अलग स्लोप आने लग जाएंगे, वो बाद की बातें हैं, वैसे वो अभी मेरा मुद्दा भी नहीं है। बट आप जैसा ग्राफ के लिए बात करना चाह रहे थे, तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। दोनों में जो यहां स्मूथनेस होती है साइन स्क्वायर एक्स में, जबकि मॉड साइन एक्स में यहां पर शार्पनेस होती है।
तो शार्पनेस के कारण एक डिफरेंशिएबल हो जाता है और दूसरा डिफरेंशिएबल नहीं रहता है। तो कल मैं 1/1/2 और इसके आगे बढ़ूंगा, ठीक है। वैसे मैं 1/1/2 में मैंने आपको कितने 1/1/2 होते हैं डेफिनेशन करा चुका हूं, बट कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे और पेरियोडिसिटी पे पढ़ेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं कल। कुछ समझ आया? थोड़ा बहुत समझ आया स्टूडेंट्स? हाँ तो धन्यवाद। थोड़ा बहुत समझ आया तो थोड़ा बहुत समझ आना जीवन में जरूरी है। सो मिलते हैं स्टूडेंट्स कल, ठीक है। टिल देन गुड बाय, शब्बा खैर। बहुत ज्यादा आया, नरपत सिंह राठौड़ को ये ज्यादा समझ आ रहा है, चक्कर क्या है इसका? थोड़ा कम समझो भाई। चलो ठीक है, कल मिलते हैं।